नमल बाय निम्रा अहमद। यही जुनून का, यही तौक़ुदार का मौसम। दोपहर सपहर में बदल गई, मगर इस जेल का आहनी गेट वैसा ही तप रहा था। बाहर निकलकर उसने सुनहरी आंखों की पुतलियां सुकेड़े इधर उधर किसी को तलाश किया। फिर वो उसे नजर आ गया, दूर गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा सादी। उसे आता देखकर सादी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दोनों ने कदम कदम फासला अबूर किया और आमने सामने आए। फारस अपने भांजे से 2 इंच लंबा था। उसने मुसाफिर के लिए हाथ यूं बढ़ाया जैसे आर्म रेसलिंग के लिए पंजा बढ़ाते हैं। सादी ने जवाबी पंजा इसके हाथ से मिलाया। फतह का निशान। सादी मुस्कुरा रहा था। फारस संजीदा था। कहाँ चलें? कार में बैठकर पहला सवाल सादी ने पूछा। हमारे घर या कारदास की तरफ? कब्रिस्तान। सादी ने हूँ कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फारस ने एक निगाह दोनों की सीट के दरमियान गियर के साथ रखे खाने में सादी के मोबाइल को देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं आऊं? कब्रिस्तान के सिरे पे गाड़ी रोककर सादी ने पूछा। मुझे तन्हाई की आदत है, वक्त लगेगा। ये वादा ना था, वो कहकर निकल गया। सादी खामोशी से उसे जाता देखता रहा। उसने ये नहीं देखा कि इसका मोबाइल अब खाने में नहीं पड़ा था। कब्रिस्तान में इन 2 कब्रों पे फातिहा पढ़कर वो उठ गया। फिर एक दरख्त की ओट में आया जहाँ से सादी उसे नहीं देख सकता था और इसके मोबाइल पे नंबर डायल किए। हाँ स्टेपनी, गाजी बोल रहा हूँ। बात करते हुए आदतन कान की लौ को 2 उंगलियों से मसल रहा था। हाँ मैं बाहर आ गया हूँ। बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, कल शाम तक तैयार हूँ। मेरी गन, मेरा चाकू, एक ब्लू पासपोर्ट, 2 मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड, मेरी तस्वीर और मेरे नाम के हों मगर गवर्नमेंट इशूड हों। और इसके अलावा वो जदीद असलहे के चंद नाम गिनवाता गया। फिर रुक कर जैसे उकताहट से उसकी बात सुनी। जो कह रहा हूँ वो करके दो, ज़्यादा सवाल मत करो। कॉल बंद करके रिकॉर्ड मिटाया और एक आखिरी नज़र इन 2 कब्रों पर डाली। दरताशा फारस गाजी और वारिस गाजी। चंद लम्हे वो वहाँ खड़ा रहा, फिर इन दोनों से कुछ भी कहे बगैर वापस आ गया। कार में सादी इधर उधर हाथ मारता कुछ तलाश कर रहा था। क्या हुआ? पता नहीं। मोबाइल कहाँ रख दिया? ये तुम्हारी सीट के नीचे गिरा है। सादी ने चौंक कर देखा। इसका मोबाइल पीछे नशिस्त के नीचे गिरा था, जिसे अगले खाने से स्लिप होकर पीछे गिर गया हो। सादी ने शुक्र करते हुए फ़ोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई कि जज ने मुझे रहा कर दिया? फारस गाजी खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। सादी ने शाने उचकाए। आपने वो कत्ल नहीं किए, मैं जानता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? पूरी दुनिया यही समझती है और वो जज इतनी आसानी से कैसे माना? मुझे हैरत है। कहते हुए मुड़कर गौर से सादी का चेहरा देखा। अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है सादी तो कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मेरी बात जज सुने और मानेगा। क्यों भाई? उसने लापरवाही से फिर शाने उचकाए और ड्राइव करता रहा। फारस ने अस्पात में सर हिलाया। मगर तुमने मेरी बात की तरदीद नहीं की, ठीक है? और खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखने लगा। सादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। तुम बोलोगे या मैं किसी दूसरे तरीके से बुलवाऊं? अब के फारस ने ज़रा धीमे लहजे में सख्त बात की तो सादी ने बेजारी से मोड़ काटा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो हुआ है कुदरत ने किया है। अच्छा, और तुम्हारी कुदरत ने क्या किया है? वही जो हमेशा से होता आया है, हामान को फिरऔन के खिलाफ खड़ा करना। क्या? फारस ने अब्रू तान कर उकताए हुए अंदाज में पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। मेरे पसंदीदा किस्सों में से एक है फिरऔन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। वजह फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ने की जहमत की हो जो कि जेल में आपने नहीं की, दूसरों की हड्डियां और दांत तोड़ने से फुर्सत जो नहीं मिलती होगी, तो आपको मालूम होता
کہ हामान फिरौन का एक वजीर था, बहुत दाना, बहुत जोर आवर, फिरौन का दायां हाथ, इसका हर हुक्म बजा लाने वाला। जब सारे फिरौन अपने अपने हामूनों के मोहताज होते हैं, अगर हम हामान को अपनी मुट्ठी में कर लें तो बहुत से काम निकल आते हैं। मैंने भी बस यही किया था। वो मुबहिम सी बात कहकर फिर से खामोश हो गया। फारस सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसकी सुनहरी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां रकम थीं। दिल को लहू करेंगे, गिरेबा रफूक करेंगे। इस बुलंदोबाला इमारत के टॉप फ्लोर का वो कुशादा और पुरतायुश अंदाज में आरास्ता ऑफिस मुकम्मल रोशन था। पावर सीट पर जवाहरात टेक लगाए ऐसी बैठी थी कि नरम मुस्कुराहट के साथ सामने कुर्सी पर बैठे हाशिम को देख रही थी, जो सर झुकाए मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। पीछे बैठा नौशहरवां मुस्तरिब झुंझलाया हुआ कुछ भी पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिल रहा था। मुझे वजाहत चाहिए हाशिम, जवाहरात ने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। तुम इतने बेखबर कैसे हो सकते हो कि उसके रिहा होने से पहले तुम्हें मालूम भी ना हो सका? मैं आराजी के मुकदमात में मसरूफ था और ये सब अचानक हुआ है। हाशिम ने फ़ोन रखकर कांधे ज़रा झटक कर कहा, जस्टिस सिकंदर के तासुरात मैंने देखे थे। वो जहन बनाकर आया था। यकीनन उसे इस काम के लिए पहले से राज़ी कर लिया गया था। इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि इस बाअसर जज को खरीद सके। जज सिर्फ खरीदे नहीं जाते, इनको मजबूर करने के और भी बहुत से तरीक़े होते हैं। नौशहरवा घूम कर हाशिम के सामने आया। और अगर किसी ने इस जज को ब्लैकमेल किया है भाई, तो वो इस शादी के अलावा कोई नहीं हो सकता। प्लीज़ शेरू, क्या हम शादी से हटकर कोई बात कर सकते हैं? मुस्कुराती हुई जवाहरात की आंखों में सख्त तनबी उभरी। इसने वहां 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की और चाहती हैं मैं उसे भूल जाऊं? हस्ब आदत नौशहरवा भड़क उठा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मगर वो हाशिम की बात नहीं सुन रहा था। वो मुझे जिता रहा था। वो मेरे चालान के मुतालिक जानता है जो इंग्लैंड में हुआ था। वो खुद को क्या समझता है? मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे पार्टी में इनवाइट नहीं कर रही। मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं कार्ड दे चुका हूँ। सॉरी, हाशिम ने दोनों हाथ उठाकर कहा। शेरू, शादी मसला नहीं है। वो पार्टी में आएगा तो मैं उसे देख लूँगी। अपने बेटे की बेइज्जती का बदला कैसे लेना है मुझे मालूम है। ये कहते हुए आगे होकर नरमी से उसने शेरू का हाथ दबाया। वो ज़रा सा ढीला पड़ा। मसला फारस है। मैं उसे अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बताओ हाशिम, तुम इस मामले को हल करने के लिए क्या कर रहे हो? हाशिम अब कागज़ पर कुछ लिख रहा था। यकीनन वो भी डिस्टर्ब था, मगर कंपोस्ट नज़र आ रहा था। मैंने उसे एक दफ़ा अंदर कराया था, दूसरी दफ़ा भी करा सकता हूँ। वो एक दफ़ा बाहर आ सकता है तो दूसरी दफ़ा भी आ जाएगा। तो बेहतर है तुम उसके साथ अच्छा खेलो। वो नहीं जानता कत्ल किसने किए थे और इसके नज़दीक हम उसकी वाहिद फैमिली हैं। जवाहरात मुतमईन नहीं थी। वो हमें कभी भी पसंद नहीं करता था। नौशहरवा उकता कर कहता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ है। इसलिए बेहतर है वो हमसे दुश्मनी ना रखें, क्योंकि हम बाहर आने के बाद वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि उसे ये सब किसने करवाया था। हाशिम संभाल लेगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? हाशिम बहुत एतमाद और इत्मीनान से पीछे होकर बैठता हुआ बोला, मैं तब भी जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया। अब भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना जुर्म नहीं होता। अगर मैं वारिस गाजी को रास्ते से ना हटाता तो वो हमारे खिलाफ केसेस खोलकर हमें तबाह कर सकता था। और वो जरताशा, मैं उसको ना मरवाता तो इस कत्ल को कभी ऑनर किलिंग की शक्ल ना दे सकता। मुझे इसके लिए अफसोस है, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जब कत्ल होता है तो किसी को तो जेल जाना होता है। मुझे फारस से हमदर्दी है। इसके 4 साल ज़ाया हुए, मगर वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अगर वो अंदर ना जाता
تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ وہ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا۔ تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ اپنوں کو تو سبھی کھوتے ہیں، ہم نے بھی تو ڈیڈ کھویا ہے، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مجھے افسوس اس سب کے لیے، مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دے ممی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ ایک جذباتی غصے میں پاگل ہو جانے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں کوئی دور اندیشی۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا، ویسا ہی بد دماغ ہوگا۔ ایسے دشمن کو تو انسان تھکا تھکا کر ہی مار دیتا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو۔ اور نوشیروان نے جیسے گڑوی گولی نکل لی۔ وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر پھر بیٹھا۔ اور میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی کون ہیں بھائی؟ سعدی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا۔ یار یہ تمہارا اور سعدی کا کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہوا ہے نا؟ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بغور شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا لگنے لگا تھا۔ شیری سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اسی کو دیکھتے ہوئے ہاشم کو مخاطب کیا۔ شیرو ایک دم کوئی فال اٹھا کر دیکھنے لگا، البتہ اس کی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی واضح محسوس ہوئی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو رنجشیں تھیں، جو دل میں غبار تھا، نہ گیا۔ اس درمیانے درجے کے بنگلے کے لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی کی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شیشہ آئینہ بنا لان کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر وہ تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر گھنگریالے بال کیچر میں ہاف باندھے وہ جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑستی کچن کے دروازے تک گئی۔ صداقت، کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا ہوں۔ پھر کھانے کے بعد سعدی کی طرف جانا ہے، ایک کام ہے۔ لاؤنج میں ویل چیئر پہ کتاب پڑھتے بڑے ابا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی۔ دن کیسا گزرا ہے تمہارا؟ انہوں نے معمول کا سوال کیا۔ بس روزمرہ کے کام تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کے اسٹیپ کھولتے ہوئے بولی۔ سماعت کیسی رہی؟ ہاشم کاردار کا کلائنٹ تھا، کیسی ہو سکتی ہے؟ ابا کے کتاب پر جھکے چہرے پر ناگواری ابھری۔ ہر کرپٹ اور گناہ گار آدمی اسی کا کلائنٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈیفنس لائر ہے ابا، اسے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا آتی ہے۔ وہ کیچر اتار کر بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ مجھے وہ سخت ناپسند ہے، انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ سو تو ہے، زمر نے تائید کی۔ بڑے ابا نے کتاب پرے کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کارڈ دیا تھا سعدی کے لیے، وہی دینا ہے۔ وہ سرسری سا بتا کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ تو تم دے آؤ، انہوں نے ایک دم اتنی امید اور اتنی منت سے کہا کہ زمر نے بے اختیار ان کو دیکھا۔ میں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا، میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں ابا۔ تو پھر چلی جاؤ، اس کی سالگرہ پہ وش کر دینا۔ زمر نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اداس نظر آتی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چھوٹا ہے، تم بڑی ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کر دو۔ وہ تمہاری بیماری میں تمہارے پاس نہیں تھا، واقعی یہ اس کی خطا تھی۔ میں کب کا معاف کر چکی ہوں، میں اس کے خلاف برا نہیں سوچ سکتی، وہ میرا بیٹا ہے ابا۔ تو کارڈ تم خود دے آؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو تا زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ ابا دکھ سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر کتاب نہیں اٹھائی۔ وہ کمرے میں جاتے صداقت کو آواز دیتی گئی، میری روٹی مت بنانا۔ اور وہ مزید دکھی ہو گئے۔
अब इसका मूड बिगड़ चुका था और वो खाना खाए बगैर कमरे में बंद हो जाएगी। 10-15 मिनट के बाद वो कपड़े बदलकर फ्रेश होकर कमरे से निकली तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। खाना नहीं खाना? क्या आपका पोता मुझे खाना भी नहीं पूछेगा? आम से अंदाज में संजीदगी से कहकर उसने मेज से कार्ड उठाए और पर्स कांधे पर डाला। अब्बा जहाँ थे वहीं रह गए। आंखों में तहय्युर, बेयकीनी उभर कर मालूम हुई और उसकी जगह खुशगवार तजब्बुब ने ले ली, जैसे कोई ख्वाब में आंख खुलने के डर से सही से खुश भी नहीं हो पाए। एकदम उनका चेहरा बुझा। क्या तुम्हें पता चल चुका है कि फहारस रिहा हो गया है? वो जैसे ठंडी सांस लेकर दरवाजे से पलटी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं मैं सादी से ये पूछने जा रही हूँ कि फारस कैसे रिहा हुआ, तो ऐसा नहीं है। मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि अगर मुझे उससे कुछ भी पूछना हो तो मैं 4 मिनट की कॉल करके बग़ैर तमहीद के भी पूछ सकती हूँ। मुझसे हाशिम ने एक फेवर मांगा है और मैं उसे वही देने जा रही हूँ। इसी संजीदगी से कहकर वो बाहर निकल गई। अब्बा के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभर आई। सदाकत भी भाग कर चौखट में आ खड़ा हुआ और अब इन्हीं हैरान मगर मुसर्रत आमेज निगाहों से उनको देख रहा था। यही है जब्र, यही है इख्तियार का मौसम। हुनैन और असामा तब से फारस के गिर्द बैठे थे जब से वो आया था। सादी खामोशी से गोल मेज पर इनके मुकाबिल बैठा था। मामू, क्या वो दोबारा तो आपको नहीं ले जाएंगे? हुनैन ने झिझकते हुए अनजाने खौफ के ज़ेर असर सवाल किया। फ्रंट चोटी और माथे पर कटे हुए बालों के साथ वो अब घर के लिबास में थी। फारस हल्का सा मुस्कुराया। नहीं। साथ ही सादी को देखा। सादी नरमी से मुस्कुरा दिया और फिर दूसरी जानिब देखने लगा। अब आप हमारे साथ रहेंगे ना? उसामा ने इश्तियाक से पूछा। मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं अपना घर खोलूं। क्यों जाते हो उधर? यहीं रहो ना, नुदरत ने नाराज़गी से कहा और मेज़ पर कीमा मटर का डोंगा रखा। खाना लग गया था। मुझे बहुत से काम करने हैं आपा, मगर आता जाता रहूँगा, वो संजीदगी भरे स्पाट लहजे में कह रहा था। वो अमूमन धीमा बोलता था, छोटे छोटे फ़िक्रे, लेकिन गुस्सा चढ़ने पर आवाज़ बुलंद हो जाती थी। नुदरत ने ताज़ा चपाती लाकर रखी ही थी कि फारस हाथ धोने के लिए उठ गया। वैसे भी वो लिबास तब्दील कर चुका था। जीन्स के ऊपर बटनों वाली शर्ट, बाल इसी तरह पोनी में मुक़य्यद। सादी ने पीछे से आवाज़ लगाई। मामू, आपको हेयर कट की अशद ज़रूरत है। नहीं मामू, इस हेयर स्टाइल में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हुनैन ने फ़ौरन मुखालफत की, साथ ही प्लेट से खीरे टूंग रही थी। उसामा ने इसके हाथ को परे किया। उसने गुस्से से उसामा को देखा। क्या है, अभी खाना शुरू नहीं हुआ और तुम खा रही हो? तुम्हारे हिस्से का नहीं खा रही हूँ। ज़्यादा टोका मत करो वरना तुम्हारी दुम बांध दूंगी। मेरी कोई दुम नहीं है, वो गुस्से से कहता खड़ा हुआ। बस, सादी ने एकदम संजीदगी से कहा। बस एक लफ्ज़। वो दोनों खामोश हो गए। कितनी दफ़ा कहा है मत लड़ा करो आपस में, मगर मजाल है जो। नुदरत की बात घंटी की आवाज़ ने काट दी। फारस इसी वक्त वापस आता दिखाई दिया था। उसामा भागकर दरवाजे पे गया और इसके साथ खिड़की का पर्दा सिरका कर देखा। कौन है उसामा? सादी ने बैठे बैठे पूछा, मगर उसामा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ा रहा। उसामा कौन है? नुदरत ने पूछा। फारस भी इस तरफ देखने लगा। उसामा आहिस्ता से पलटकर उसकी तरफ आया। फूल लाई हैं। कौन? फुप्पो। दुमर फुप्पो आई हैं और फूल लाई हैं। चंद लम्हे के लिए राहदारी में सन्नाटा छा गया, जैसे सांस आना भी बंद हो गया हो। नुदरत प्लेटें लगाती रुक गई। हुनैन का खीरा उठाता हाथ रुका। चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। अलबत्ता सादी तेजी से दरवाजे की तरफ गया। फारस ने बारी बारी सबको देखा। सादी, उसने बेख्तियार उसे रोका। मैं कमरे में हूँ। साथ ही निगाहों से इशारा किया जैसे ना मिलना चाहता हो, ना उसकी आमद की खबर की जाए। सादी ने समझकर सर हिला दिया।
हुनैन पीछे होकर बैठ गई, भवें खींच गई और चेहरे पर खफकी छा गई। दरवाज़ा खुलने पर बाहर खड़ी जुमर ने सर उठाया। घुंघराले बाल हाफ बंधे वो जैद चेहरे के साथ खड़ी थी। बाजुओं में सौसन के फूलों का बुके था। बदिक्कत वो मुस्कुराई। इसी पल नाक की लौंग चमकी, आंखें भी चमकी। सालगिरह मुबारक हो सादी। फूल इसकी तरफ बढ़ाए। सादी अभी तक सकते में था। फिर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढलते गए। आंखों में बेपनाह हैरत उतर आई। थैंक यू फूफो, आइन अंदर आए। किसी मासूम बच्चे की तरह खुश होता सादी हटा और उसे रास्ता दिया। जुमर की मुस्कुराहट मादूम हुई। नरम तासुरात वाले चेहरे के साथ मुतजब्बिब सी वो अंदर दाखिल हुई। जिस घर में 4 साल तक कदम नहीं रखा था, वहाँ 4 कदम भी मुश्किल पड़ रहे थे। जुमर कैसी हो? नुसरत फरते मुसर्रत से निहाल इससे आकर मिली, फिर डाइनिंग चेयर पेश की। जुमर ने एक लम्हे को गोल मेज को देखा जहाँ खाना चुना था। गिनकर प्लेटें रखी थीं। एक फैमिली खाना खाने ही वाली थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। सादी ने इसरार किया थोड़ा सा ले लें, मगर वो नहीं बैठी। मैं खाना खा चुकी हूँ। शाइस्तगी, तकल्लुफ़, तजब्बुब। हनीन की आंखों में नाराज़गी गहरी हुई। बहरहाल उसने उठकर ड्राइंग रूम कम लाउंज का दरवाज़ा खोला। कैसी हो हुनैन? हुनैन जैसे इस सवाल पर डिस्टर्ब हुई, मगर स्पाट चेहरे के साथ ठीक कहकर अंदर सोफे की तरफ इशारा किया। बैठें। जुमर इसी तकल्लुफ़ से सोफे के किनारे पर टांग पे टांग रख कर बैठ गई तो उसामा आकर मिला। वो जैसे अब ज़रा खुलकर मुस्कुराई। उसका गाल चूमा, फिर पेशानी से घुंघराले बाल नरमी से हटाकर बोली, कैसे हो उसामा? चौखट में खड़े सादी की मुस्कुराती आंखों में तकलीफ सी उभरी। एक पुराना मंजर इनमें झिलमिलाया। स्कूल वालों वाला लड़का बेंच के पास खड़ा था और घुटनों के बल इसके सामने यूनिफॉर्म में एक लड़की बैठी थी और इसके आंसू साफ करते हुए पूछ रही थी, किसने मारा है? मुझे बताओ, मैं अभी इसको देखती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई वो हमारे सादी को मारे? इधर देखो, रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। वो फिक्रमंदी और गुस्से से कह रही थी। मैं ठीक हूँ आप। उसामा की शर्माती आवाज़ पर वो चौंका, फिर सामने आकर बैठ गया और फूलों को मेज़ पर रखकर बोला, आपको याद था मुझे सौसन पसंद है? जुमर ने सर को खम दिया, बोली कुछ नहीं। नुसरत खाने पे इसरार करने लगी, फिर चाय पे वो बस एक कप चाय के लिए राजी हुई। हुनैन सादी के साथ जाकर बैठ गई। शिकवा आमिर नज़रों से फुप्पो को देखती मगर खामोश। मुझे ये कार्ड देना था, हाशिम ने दिया है तुम्हारे लिए, कहते हुए उसने कार्ड सादी की तरफ बढ़ाया। सादी तो चौंका ही चौंका, हुनैन ज़्यादा चौंकी। उसका दिल जोर से धड़का। हाशिम की बेटी की सालगिरह है, इसने बहुत इसरार किया था तो मैंने तुम्हारी तरफ से हामी भर ली। मुझे उम्मीद थी तुम लोग आओगे। हुनैन सादी के कांधे पर झुककर कार्ड देखने लगी। सादी के तासुरात वो नहीं रहे थे। उसने बिल्कुल खामोशी से स्याह कार्ड पर सुनहरी इबारतें पढ़ीं, फिर कार्ड हुनैन की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम भाई मुझे अपनी पार्टी में क्यों देखना चाहेंगे फूफो? तुम उसके रिश्तेदार हो। सादी फीका सा मुस्कुराया। हाशिम भाई के जहन में हर काम की कोई ख़ास वजह होती है। बहरहाल आप उनसे माजरत कर लीजिएगा, हम नहीं आ सकेंगे। कार्ड पढ़ती हुनैन ने बेइख्तियार सादी को देखा। उसका चेहरा एकदम बुझा था। घर की बात है सादी, पहले भी तो जाते रहे हो उनके घर। घर में है फंक्शन। सादी ने चौंकन्ना सा होकर बात काटी और तेजी से कार्ड लेकर जैसे तस्दीक की। आंखों में कुछ चमका था, फिर वो संभल गया। ओके, हम आएंगे। वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया। हुनैन सारी नाराज़गी भूलकर दोबारा कार्ड देखने लगी। उसामा भी आकर उसके पास बैठ गया। ब्लैक और गोल्ड थीम है, मतलब हम सिर्फ स्याह या सुनहरी लिबास पहन सकते हैं, वो उसामा को बताने लगी। फिर एकदम उसने सादी के हाथ को देखा जिसमें उसने चैन पकड़ी हुई थी। जुमर भी वही देखने लगी और सादी ने भी गर्दन झुकाकर उसे ही देखा। 2-3 चाबियों के साथ रिंग में एक 3 इंच का स्याह मसनूई डायमंड सा परोया था। वो 2 इंच मोटा था और ऊपर से गोल, नीचे से तिकोन।
किसी हीरे की तरह वो रोशनी मुनक्कस करता था। उस पे जाली हरूफ में लिखा था, आंट्स एवर आफ्टर, हमेशा के लिए चींटियाँ। जुमर के होंठों पर उदास मुस्कुराहट उभरी। तुम अभी तक चींटियों पर यकीन रखते हो? मैं इन्हीं चीज़ों के लिए जीता हूँ जिन पर यकीन रखता हूँ। इस उदास मुस्कुराहट के साथ कहते सादी ने स्याह हीरे को देखा। चाय आई और 7 कबाब, केक और 2 एक चीज़ें। मगर नुसरत के इसरार के बावजूद जुमर ने सिर्फ प्याली उठाई और घूंट घूंट पीने लगी। ये कारदास करते क्या हैं? इनका बिजनेस किस चीज़ का है? कार्ड में महव हुनैन ने पूछा। उसकी नज़रें नीचे लिखे हाशिम के नाम और 7 दर्ज मोबाइल पर जमी थी। एकदम बिजली चमकी और हर रोशनी के बुझ जाने की खामोश आवाज़ सुनाई दी। फिर यूपीएस पे बत्ती जली और पंखा गड़ गड़ करता घूमने लगा। सादी हल्का सा मुस्कुराया और सर झटका। वो एक आइल कॉर्टेल के सरबराह हैं। कॉर्टेल क्या होता है? हुनैन ने बेख्तियार पूछा। फिर जैसे अपनी कम इल्मी पे फुप्पो के सामने शर्मिंदा हुई। ऐसे समझो जैसे मार्केट में बर्गर की 3 दुकानें हों। जुमर ने नरमी से कहना शुरू किया, और 2 दुकानें 50 का बर्गर बेचें और एक 40 का, तो ज़्यादा किसके बिकेंगे? 40 वाले के, हुनैन के लबों से फिसला। वो सारी नाराज़गी भूल चुकी थी। बिल्कुल, मगर कम कीमत के बाइस 40 वाला भी मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा सकेगा और बाकी दोनों वैसे ही नुकसान में रहेंगे। सो ये तीनों यूं करेंगे कि मिलकर एक ग्रुप, एक कार्टेल बना लेंगे और तय कर लेंगे कि तीनों दुकानें एक ही कीमत पर बर्गर बेचेंगी। यूं तीनों का कारोबार खूब चलेगा और तीनों जब चाहें कीमत इकट्ठी बढ़ा देंगे। लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो वो महंगा खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। सादी ने मुस्कुराते हुए इजाफा किया, और हाशिम भाई यही करते हैं। वो मुल्क की तमाम ऑयल कंपनीज के कार्टेल को लीड करते हैं और ये तेल से बिजली बनाकर हुकूमत को बेचते हैं, और इनका जब दिल करता है ये बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। और फिर ये होता है। इसने अब्रू से पंखे की तरफ इशारा किया जो यूपीएस पे चल रहा था। जुमर ने गहरी सांस अंदर को खींची। मेरा नहीं ख्याल है एनर्जी क्राइसिस की वजह ऑयल कंपनीज हैं। ये थरकोल प्रोजेक्ट के साइंसदानों और ऑयल कंपनीज के मकरूर और अमीर एग्जेक्टिव की जंग नहीं है फुप्पो, ये कोयले और तेल की जंग है। मुझे यकीन है हाशिम पार्टी में सुनहरे रंग पहनेगा। एक बच्ची की सालगिरह को ब्लैक और गोल्ड का टच देकर वो लोग सिर्फ दुनिया को अपने मजबूत आसाब दिखाना चाहते हैं। स्याह और सुनहरा यानी कोयला और तेल। वो नरमी से ठहर ठहर कर बोल रहा था। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ। इसने जैसे किसी बात में दिलचस्पी नहीं ली, बस उठने की तैयारी करने लगी। हुनैन ने कार्ड छोड़ दिया। चेहरा फिर से बुझ गया। सादी चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसकी साफ कोई ने उसे नाराज कर दिया हो। कुछ देर तो बैठो, नुसरत इसरार करने लगी, मगर इसका कहना था अगले हफ्ते तफसील से पार्टी पे साथ बैठेंगे। सादी उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। वापस आया तो हुनैन अकेली लॉन्च में थी। 4 साल बाद आई और 40 मिनट भी नहीं बैठी। वो बुड़बुड़ाई, ऐसे नहीं सोचते हुनैन, वो जैसे हर्ट हुआ था। मगर मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ भाई, आपका दिल बड़ा है, आप भूल सकते हैं। मगर मुझे याद है पुप्पो ने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी ज़रूरत थी। हमारे मामू बेगुनाह थे, मगर पुप्पो ने इनको गुनाहगार माना और इसलिए आप भी ज़ेरे अताब आए। मगर ये लड़ाई तो आपकी मामू और पुप्पो की थी। मैंने तो कुछ नहीं किया था। मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों छोड़ा? बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सादी का दिल बेहद दुखा। उन्होंने जब बहुत कुछ लूज़ किया है इन सब में, उनकी सेहत, उनकी शादी, उनकी ज़िंदगी, सब ख़त्म हो गया। तो क्या मैंने कुछ लूज़ नहीं किया? मैंने पुप्पो को लूज़ किया है भाई। इन 4 सालों में कितने ऐसे दिन आए जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। पुप्पो ना माँ होती है ना बहन, वो इन दोनों से हटकर होती है। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी, फिर भी मेरा दिल चाहता था मैं इनसे बहुत कुछ शेयर करूं, वो मेरी बातें सुने, मगर वो अब हमारी परवाह नहीं करती। उन्होंने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी ज़रूरत थी। यू नो व्हाट भाई, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं रही।
میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی۔ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آئیں، میں اب بھی ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پر جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول جانے کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کاردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سعدی چلتا ہوا آیا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہی متوجہ رہی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائڈ کی ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریب میز پر جا بیٹھا، کاندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پر مختلف جگہوں پر انگلیاں پریس کرنے لگا۔ اسکرین پر پیغام آ رہا تھا، آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پر پیغام جل بجھ رہا تھا، پاس ورڈ داخل کریں۔ اوہ نو یار، اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا۔ جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے، اسے کیوں خیال نہیں آیا ہاشم کے لیپ ٹاپ پر پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا، سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا۔ خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئیں؟ فارس کی آواز پر سعدی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کار بڑھایا جیسے پھپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پر آ گئی تھی۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے۔ آسمان پہ پہلی سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ ابا ویل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے، رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے آئی اور خود مقابل صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا میں کھا کر آؤں گی، کھانا میٹر نہیں کرتا۔ گھنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہے، پوچھ لیجئے گا۔ وہ دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی و تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اگر آپ نے کی تو کچھ فکروں کی تمہید باندھیں گے، اس لیے اطمینان سے پوچھا۔ زمر شادی کر لو، وہ آزردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید نہیں باندھی؟ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھے۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سالوں میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے بابا، صاف صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پرے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔
बाल कानों के पीछे उड़से और गहरी सांस ली। वो वापस डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के रूप में पहुंच गई। आप मेरी शादी किसी भी XYZ से करा दें, मैं कर लूँगी। फिर चंद दिनों में मज़ीद बददिल हो जाऊँगी, ज़्यादा बेजार और तल्ख। वो मुझसे तवक्कुआत बांधेगा जो मैं पूरी नहीं करूँगी। मैं ऐसी ही रहूँगी। वो शुरू में मुझे बर्दाश्त करेगा, कहेगा माजी भुला दो। मैं कहूँगी शादी जब की तब भी इस फेज से नहीं निकली थी, अभी वक्त लगेगा। वो सब्र कर लेगा मगर फिर जल्द ही सब्र खो देगा, गुस्सा करेगा, हाथ उठाएगा, नफरत करेगा, 3 माह में घर से बाहर निकाल देगा और मैं यहीं आकर बैठ जाऊंगी। अब बताएं आपके लिए क्या ज़्यादा तकलीफ से बात होगी। अब्बा ने उसे दुख से देखा। क्या तुम अपनी शादी को कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करोगी? इस फेज से निकली ही नहीं तो कैसे करूंगी? कब निकलोगी इस फेज से? आप जानते हैं, जब मेरे ऊपर कुछ तारी हो जाए तो मेरे लिए इसको झटकना नामुमकिन होता है। मैं इसी को अपनी ज़िंदगी बना लेती हूँ। और जब आखिरी दफ़ा हमने यही बहस की थी तो 2 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। इस दफ़ा कितने दिन का इरादा है? अब्बा ने आहिस्तगी से अस्पात में सर हिलाया। मगर तुम कोशिश तो करोगी ना इस फेज से निकलने की? मैं 4 साल से कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत ट्रामा से गुजरी हूँ। मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए, शादी कैंसिल हो गई। वो हमाद मुझे छोड़कर चला गया बीमारी के आलम में। वो वक्त बहुत बुरा था अब्बा, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक उस वक्त को भुला न दूँ, मुझे कुछ टाइम दें। वो सर हिलाते हुए वापस पलट गए। जुमुर दुख से उनको जाता हुआ देखती रही, मगर वो खुद भी बेबस थी। रात का स्याह पर्दा सारे गुनाह, सारे ऐब ढांप चुका था। ऐसे में कारदास के ऊंचे घर की सारी बत्तियां रोशन थीं। जवाहरात बारीक हील से तेज से चलती डाइनिंग हॉल में आई तो कतार में खड़े मुलाजिम जैसे उसी के मुंतजर थे। फियोना ने आंख से एक सर झुकाए खड़ी फिलिपाइनी मुलाजमा की तरफ इशारा किया। जवाहरात मुस्कुराती हुई उसके करीब गई तो इस फिलिपाइनी मैरी इंजीनियो ने सर उठाया, फिर नदामत से सर झुका लिया। क्या तुम इस जौहरी से मेरा नेकलेस ले आई हो जिसको तुमने वो बेचा था? सर्द सी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा। मैरी ने सुर्ख मुतवरम आंखें उठाई। यस मैम, और डब्बा आगे किया, फिर खोला। जवाहरात ने 2 उंगलियों पे वो नेकलेस उठाकर देखा। हीरों का नाजुक नेकलेस वैसा ही था। और तुम्हारी चोरी का इल्म होने पर मैंने तुमसे क्या कहा था? वो उंगलियों में मसल कर नेकलेस को देख रही थी। यही मैम कि अगर मैं नेकलेस वापस ला दूं तो आप मेरी एजेंसी को नहीं बताएंगी और मैं बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस जा सकूंगी। वो डरते डरते बोली। जवाहरात ने शेरनी जैसी आंखें उठाकर उसे देखा। तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी एजेंसी को पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। कल तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और तुम दोबारा जिंदगी भर ये नौकरी नहीं कर सकोगी, क्योंकि मेरे नज़दीक इसकी यही अहमियत है। कहते हुए जवाहरात ने नेकलेस उछाल दिया। वो उड़कर एक मसनूई पौधे के गमले में जा गिरा। वफादारी से बढ़कर किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती मैरी, अब तुम जा सकती हो। उसने तमकिनत से फियोना को इशारा किया, जो शॉक्ड और सदमे से चूर मैरी को वहाँ से ले जाने लगी। किसी मुलाजिम में हिम्मत नहीं थी कि गमले में गिरे नेकलेस को देख भी लेता। जवाहरात इसी तरह चलती हुई हॉल क्रॉस करके लाउंज में आई और चेहरे पे मासूमियत माजरत खाना मुस्कुराहट सजाए फारस को मुखातिब किया, जो एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। वो अभी अभी आया था। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा फारस, तुम ठीक तो हो? वो इसकी तरफ पलटा तो जवाहरात ने इसके कंधे को थाम कर किसी बच्चे की तरह उसे अपने सामने किया। ओह, तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, अपनी रंगत तो देखो। वो जो बेनियादी से उसे देख रहा था ज़रा सा सर झटका। ठीक हूँ, मेरी पोर्शन की चाबी ऑफ कोर्स मेरे पास है, मैं इसकी सफाई कराती रही हूँ। मगर तुम देख रहे हो पार्टी करीब है और हमारा सारा स्टाफ मसरूफ़ है। मुझे जैसे ही तुम्हारी आमद का पता चला मैंने गेस्ट रूम सेट करवा दिया है। आंटी, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ।
اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا۔ جواہرات مسکرا کر اس کے بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتا آیا۔ کیا تم مجھے صرف ایک ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی، مگر میری جان ہم کیا کرتے؟ یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے۔ آئی ہوپ تم ہم سے خفا تو نہیں ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ رواداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کرا دوں گی، اب تم آرام کرو، ٹھیک؟ مسکرا کر کہتی وہ کھڑی رہی اور فارس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کڑھن۔ وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا۔ پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرا کر تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا۔ تبھی تاثرات برہم ہوئے۔ ماں کے قریب آ کر دبی دبی سی آواز میں غرایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے، اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکانے لگی۔ اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سب سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ بابا، سینیاں بھاگ کر اترتی فراک میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھولتے ہاشم بے اختیار مڑا۔ آنکھوں میں بے پناہ پیار امڑ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ تلخی کام و دہن، کب سے عذاب جاں ہے۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ اب فقط چند بتیاں روشن تھیں۔ دور ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈیش بورڈ پر ایک خاکی پھولا ہوا لفافہ رکھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سعدی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ تب اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پر پڑنے لگی۔ بلاک نمبر کالنگ آ رہا تھا۔ سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کہا، پھر دوسری جانب سے آواز سن کر جیسے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ جی باس، کیسی رہی کانفرنس؟ تم نے ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے۔ اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دی۔ سعدی کا چہرہ تاریکی میں نیم واضح تھا۔ اس نے زخمی سا مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ کچھ بہت اہم تھا یہاں۔ خیر، کانفرنس کا سنائیں۔ تم جانتے ہو آدھا وقت تو ان کو یہ واضح کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئلہ اینتھر آسائٹ نہیں ہے، مگر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ اینتھر آسائٹ ہے۔ میں مان رہی ہوں وہ لگنائٹ ہے۔ ہمارے علاقے میں صدیوں سے دبے فاسلز اس سے بہتر کوئلے میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی اگر وہ روانی سے بولتے ہوئے رکی، پتہ ہے سعدی، آج مجھ سے کسی نے وارث کے کیس کے بارے میں پوچھا، اس کا کیا بنا؟ فارس کو سزا ہو گئی؟ میں نے تو اتنے عرصے سے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اس کیس کو فالو اپ کریں تو مجھ پر چھوڑ دیں، مگر جو بھی ہوگا کیس کا میں دیکھ لوں گا خالہ۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ماموں کو مارنے کے بعد ان کے لیپ ٹاپ اور فائلز کو جس نے بھی چرایا تھا میں وہ آپ کو واپس لا دوں گا۔ بس میں اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں ایک دفعہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماموں کو کیوں قتل کیا گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک الزام نے فارس قاضی کی زندگی کے 4 سال لے لیے۔ میں بنا کسی ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا۔ ثبوت کے بعد بتاؤں گا۔ اتنے سال ہو گئے سعدی، کیوں پڑے ہو اس کیس کے پیچھے؟ ختم کرو، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے، میری پھوپھو کی زندگی برباد ہو گئی۔
میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی زندگی قصاص میں ہی ہے۔ میں تو برابر کا بدلہ لوں گا۔ جس نے یہ کیا ہے وہ جان سے جائے گا۔ بس اچھا مجھے جانا ہے، بائے۔ ایک دم سے اس نے فون بند کیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک فربی مائل ادھیڑ عمر شخص اندر بیٹھ رہا تھا۔ سادی خاموشی اور سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے تلخی سے سادی کو دیکھا۔ میں نے اسے بری کر دیا ہے، اب وہ دو جو تم نے دینا تھا۔ سادی نے خاموشی سے ڈیش بورڈ سے خاکی لفافہ اٹھا کر انہیں تھمایا۔ جسٹس اسکندر نے اندر جھانکا۔ چہرے پر مزید کرواہٹ پھیلی، کانوں کی لوئیں سرخ ہوئیں۔ میرے بارے میں اگر یہ گند باہر نکلا تو غم اور غصے سے آواز کانپنے لگی۔ سادی نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اندازہ لگا لیتے میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے 5 افراد کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں اس حد تک بھی نہیں جاتا اگر آپ میری بات سن لیتے۔ میں آیا تھا آپ کے پاس جسٹس صاحب۔ میں نے آپ کی منت کی تھی کہ فارس بے قصور ہے، مگر آپ نے میری نہیں سنی تھی۔ ہاشم کا پیسہ ہر جگہ بول رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سوری۔ کندھے اچکا کر بے نیازی سے اس نے سوری کہا۔ بکومت مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس قاضی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے۔ آپ اپنے اینڈ پر خیال رکھیے گا، میں اپنے اینڈ پر رکھوں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تو جیسے رکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ سر پہ ٹوپی اور گردن کا مفلر درست کرتا تاکہ شناخت نہ ہو پائے، وہ باہر نکل گیا۔ سادی نے ہلکے سے کاندھے اچکائے اور کار اسٹارٹ کر دی۔